So for taxability of salary, the basic condition was there should be an employer-employee relationship. So whenever there is an employer-employee relationship, the income was considered to be taxable under the head salary. Likewise, we have to check when my income would be taxable under the head income from house property. Basically, a situation where my property has been let out to another person. So in that case, you are going to consider that your income is liable for tax under the head house property. But for that purpose, there are certain conditions and there are certain additional points which we should consider. Hmm? Okay, so when we talk about let out of a property, so what exactly property means? So property means the building or land appurtenant thereto. Now, when we see the say the word appurtenant means attached to a building. सो अगर बिल्डिंग है और उसके बाजू का लैंड है लाइक इन केस ऑफ बंगलोज इट हैपेंस आपने देखा रहेगा बंगलो में गार्डन रहेगा आजू बाजू में लैंडस्केप रहेगा तो जब भी बंगलो लेट आउट करते हैं तो इट इज अज्यूम दैट आजू बाजू का जो सराउंडेड लैंड है वो भी हम लोगों ने दूसरे पार्टी को लेट आउट किया रहेगा तो व्हेन यू लेट आउट योर प्रॉपर्टी अलोंग विद द लैंड और अलोंग विद द surrounded land, so that land is also considered as part of building, and whatever rent you get out of that, that could be considered as your taxable income from house property. Now, though the building has not been exactly defined in the act, but it means a permanent structure, and along with the permanent structure, there is land surrounded by wall having roof or not having a roof, and any land appurtenant to a building. So that means, let us say एक जनरल घर कैसे होता है तो आप बचपन में ड्राइंग निकालते थे वैसे this is house with a chapper, so this is considered as house property. But what they are saying is wall with रूफ और विदाउट रूफ. अभी विदाउट रूफ मतलब क्या? अभी आपने देखा रहेगा तो स्टेडियम जो रहता है, हाँ, अभी स्टेडियम में क्या होता है, अभी ये सपोज स्टेडियम है तो उसके अंदर ये कॉर्नर में सब इधर अंदर क्रिकेट का मैच चलेगा एंड लोग इधर कॉर्नर में बैठेंगे एंड अंदर के एरिया में मैच चलेगा, बराबर. तो क्रिकेट के ग्राउंड में ऊपर कुछ रूफ नहीं रहता या बैडमिंटन के मैच में ऊपर कुछ रूफ नहीं रहता तो उसको कैन वी से इट इज अ बिल्डिंग? So yes, it is also considered as building because it's a permanent structure. But usually when these kind of grounds are let out, तो अभी आपने देखा रहेगा, आप गए हो कोई मैच देखने? हाँ सर, तो आईपीएल का 2 बार गया आईपीएल था. देखने फिजिकली गए थे उधर? हो वानखेड़े में. ओके, हाँ. तो अथर्व कैन टेल अस इन अ बेटर मैनर कि वहां पे क्या क्या होता है, कि वहां पे खाने पीने का स्टॉल्स रहेगा, हाँ, बहुत एक्सपेंसिव होता है. बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, बाकी और भी कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए उधर रहेगा या फिर बोर्ड्स या हाँ, उनके और प्लेयर्स बाकी के सब वो फोटो, फ्लैग्स वगैरह और वो जर्सी वगैरह वो भी सब. वो भी सब सेल करने के लिए रहता है, बराबर. दैट मीन्स दैट ग्राउंड इज नॉट लेट आउट ओनली एज अ ग्राउंड. सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए वो ग्राउंड लेट आउट नहीं होता, साथ साथ ये भी एक्टिविटीज होता है. इसके लिए वो जो पूरा लेट आउट रहेगा वो ग्राउंड का, उसको हम लोग बिजनेस में ट्रीट करते हैं बिकॉज इट इज लेट आउट फॉर वेरियस पर्पसेस टुगेदर. बट सपोज मैंने वो ग्राउंड सिर्फ मैच खेलने के लिए लेट आउट किया, बाकी कुछ एक्टिविटी नहीं है, जैसे इनका इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो टूर्नामेंट चलता है ना या फिर कॉलेज का टूर्नामेंट, तो वहां पे ग्राउंड क्या करते हैं, भाड़े पे देते हैं या भाड़े पे लेते हैं कॉलेज वाले. तो हाँ. वो केस में वो जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा बिकॉज दैट ground which is surrounded by wall would be considered as a permanent structure. So that is the first point. अभी इसके अलावा हम लोग जो घर में रहते हैं वो बिल्डिंग, बंगलोज, चॉल, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, भले 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सब बिल्डिंग इंक्लूड हो जाएगा. तो कौन सा भी फ्लैट आप लेट आउट करोगे तो उसका इनकम हम लोग ट्रीट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर. ऑलराइट, ओके.
then vacant land is not a house property. So suppose किसी person ने सिर्फ land let out कर दिया, maybe for agricultural purpose और maybe for कोई shooting के लिए दिया या फिर कुछ function organize करने के लिए दिया, तो वो जो सिर्फ vacant plot of land हम लोग let out करते हैं वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इनकम आपका जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब भी हम लोग बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों बिल्डिंग उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। तो मैंने किसी को फ्लैट लेट आउट किया तो वो पर्सन उसको घर पे रहने के लिए यूज करे, उधर बिजनेस यूज करे, उसको वेकेंट रखे। लेट आउट करने वाले को मेरे लिए वो इनकम कौन से हेड में जाएगा? इट विल गो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट? So what we have to consider is when I'm letting out property to someone, irrespective of utilization, for me it is considered as income from house property. अभी हमने रूफ वाला पॉइंट देखा, रूफ इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट। A large stadium or open air swimming pool is also considered as building. It should permanent structure meant for a special useful purpose. If the building consists of several flats, then each flat is treated as a separate house property. तो जैसे मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जांपल दिया, तो आप सोसाइटी में रहते हो तो उधर 40 फ्लैट रहेगा या 200 फ्लैट रहेगा, तो each flat would be considered as a separate property. An incomplete or ruined or demolished house cannot be termed as house property. जो कोई house properties डैमेज हो जाता है ना, या फिर उसको धोखादायक डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज इन डेंजर प्रॉपर्टीज ट्रीट करते हैं बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो वहां पर आप स्टे नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर्टीज बिल्डिंग के डेफिनेशन के अंदर नहीं आए। सिमिलरली इनकम्प्लीट मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हुआ है लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी प्रॉपर्टीज किस में जाएगा? वो भी प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में जाएगा, एंड उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं करेंगे। Then land attached to building includes car parking, approach roads, backyards, courtyards, etc., which is attached to a building. तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग का पार्ट कंसिडर करेंगे। सेकेंडली, जब भी हम लोग लेट आउट करते हैं फ्लैट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब द पर्सन हु इज लेटिंग आउट द फ्लैट शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो सपोज यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन if you are not the owner of the property, then it is not taxable under house property. That would go as income from other sources. So for example, Mr. A is the owner of flat, and उसने flat B को let out कर दिया, तो जो rent A को मिलेगा उसको हम लोग consider करेंगे income from house property। लेकिन B ने अगर flat तीसरे किसी person को let out कर दिया, तो B का rent हम लोग treat करेंगे income from other sources। उसका रीजन है, it is essential that you should be a owner of the house property. If you are owner of house property, that is taxable as income. If you are not owner of house property, then that is not considered as taxable income. Sorry, that is not considered as income from house property. That is considered as income from other sources. Okay. Then legal owner. Now it is necessary that you should be the legal owner of the flat. Legal owner means registered owner जो रहेगा, means जिसके नाम पे flat है, that person would be considered as the owner of flat, and whatever is rent amount which he is getting from the property, that should be considered as income from house property. Beneficial owner. For income tax purpose, it is not necessary that the property must be registered in the name of the assessee. If the assessee is enjoying the property as an owner to full extent, he will be treated as beneficial owner of such property and will be charged under the head income from house property. So sometimes it happens that the person is a fictitious or deemed owner, जो हम लोग अभी डेफिनेशन देखेंगे, तो उस केस में जो बेनिफिशियल ओनर रहेगा उसके हाथ में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इनकम को टैक्सेबल कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो ये डीम्ड ओनर के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
who is considered as deemed owner of the property. तो उसमें अलग अलग पार्ट्स है, तो हम लोग एक एक पार्ट देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसफर टू अ स्पाउस और टू अ माइनर चाइल्ड. अभी लोग क्या करते हैं, अपना इनकम बचाने के लिए they show that I am transferring property to X, Y, Z. So income tax also is aware that you are transferring property not to actually transfer, but just to show for the namesake and to avoid taxes. So income tax says in certain cases the transferor of the property would be treated as a deemed owner and he or she will be liable for paying taxes on income on such property, right? So that would be considered as income from house property to the deemed owner and not to the original owner. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है that if you are a deemed owner of the flat, then also the person will be liable for taxes because the definition says that owner includes deemed owner also. सर मतलब एक मतलब एग्जांपल दो ना. एक एग्जांपल, हाँ हम लोग ये डीम्ड ओनर का केसेस देखते हैं तो आपको पता चलेगा. हाँ डीम्ड ओनर में कौन कौन आएगा देखो. तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू. अभी यूजुअली पर्सन टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करेगा. अभी देखो टैक्स अवॉइड करने के लिए आप किसी अननोन पर्सन को तो ट्रांसफर नहीं करोगे. नो नो. हाँ मतलब ये उससे अच्छा टैक्स भरना इज अ बेटर ऑप्शन, राइट. प्रॉपर्टी सेल करने से अच्छा टैक्स पे करना इज अ बेटर ऑप्शन. So what we will consider is we'll consider that if I'm transferring the asset to another person or if I'm transferring the property to another person uh, without consideration, so his or her spouse, not with an agreement to live apart, or to a minor child not being a married daughter without adequate consideration, then transferor shall be treated as deemed owner of the property. That means let us say Mr. Akshay has transferred property to his wife. Okay. अक्षय ने उसका प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन. सो लीगल ओनर कौन है अभी बताओ. आशा इज द लीगल ओनर. डू यू एग्री. हाँ ना. लेकिन ये अक्षय ने क्यों ट्रांसफर किया उसके नाम पे. टैक्स बचाने टैक्स के लिए. सेविंग करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए. क्योंकि अगर आशा के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, जो भी इनकम आएगा वो आशा के हाथ में टैक्सेबल होगा. नेचुरली अगर आशा का इनकम इससे ज्यादा है तो हम लोग उसको कंसिडर, मतलब तो ये ट्रांसफर होगा ही नहीं. सपोज आशा का इनकम 20 लाख है और अक्षय का इनकम 5 लाख है, तो डू यू थिंक अक्षय विल ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू आशा. नो नो. कुछ मतलब ही नहीं करके. उल्टा केस रहेगा कि अक्षय का इनकम 20 लाख है एंड शी इज नॉट वर्किंग, और अक्षय का इनकम 20 लाख है और उसका इनकम 5 लाख है, तो अक्षय क्या करेगा, वाइफ के नाम पे एसेट ट्रांसफर कर देगा. एंड ये ट्रांसफर करने से क्या होगा, उसका जो रेंट है इसके आगे कौन रिसीव करेगा, वाइफ. वाइफ. एंड सपोज आशा का इनकम 5 लाख ही है, तो उसके ऊपर उसको जो भी इनकम मिलेगा, तो वो किसके हाथ में, सॉरी उसके ऊपर जो भी इनकम मिलेगा उसके ऊपर टैक्स रेट कितना आएगा, जस्ट 20%. लेकिन अक्षय के हाथ में वो सीधा कौन से रेट से टैक्स होगा, 30% से टैक्स होगा. 30% से. हाँ तो ये बचाने के लिए अक्षय क्या करता है, पेपर पे दिखाता है दैट आई हैव ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू स्पाउस. अभी ऐसे दिखा दिया कि प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, तो वो टैक्स पे करने से बच जाएगा, राइट. तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक आइडिया निकाला कि लोग ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते जाएंगे सो दैट दे विल नॉट पे टैक्सेस. एंड इससे बचने के लिए फिर डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ने प्रोविजन डाल दिया
कि the person who is transferring the property would be treated as deemed owner and he will be liable for paying taxes. मतलब अक्षय ने इतना सब करने के बाद भी क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? अक्षय अक्षय ही टैक्स पे करेगा। तो इतना सब जो अक्षय ने टैक्स बचाने के लिए इतना सब किया था, उसका कुछ फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि No. अक्षय डीम्ड ओनर बनेगा ना अभी। Yes, because Akshay will become Okay. deemed owner and therefore he will be liable for paying taxes. Are you getting this? Yes sir. तो इसमें फर्स्ट केस क्या है, इफ यू आर ट्रांसफरिंग एसेट टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ट्रांसफरर को हम लोग कंसिडर करेंगे दैट दिस इज a deemed owner and deemed owner is liable for paying taxes on the same. All right. Then इसमें देखो एक पॉइंट है, फॉर एन एग्रीमेंट नॉट विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, मतलब एज अ डिवोर्स केस, एज अ कंपेंसेशन और एज एल्यूमनी अगर वो उसको घर ट्रांसफर कर रहा है तो वो हम लोग डीम्ड ओनरशिप के डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। एंड माइनर चाइल्ड अगर वो मैरिड डॉटर है तो उसको उसका इंटरेस्ट सेफगार्ड रखने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला है कि इफ यू आर ट्रांसफरिंग एसेट टू अ मैरिड माइनर डॉटर तो डीम्ड ओनरशिप का फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा। आई नो यू माइट बी थिंकिंग आइदर सर कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं या फिर हम लोगों ने गलत सुना या फिर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर कैसे हो सकती है कि वो वही लीगल नहीं है। हाँ लेकिन ये प्रोविजन डिपार्टमेंट ने रखा है क्योंकि स्टिल अभी देखो हम लोग 2021 में आ गए, अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ सर भले परसेंटेज कम रहेगा बट स्टिल इट इज देयर। अगर उसको इलीगली डिक्लेयर कर दिया परमानेंटली तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? जिसका चाइल्ड मैरिज हुआ है, हाँ, पहले तुमको कुछ समझेगा नहीं, 7-8 साल बाद अगर किसी पर्सन को गुस्सा आ गया, हाँ, वो साथ रह रहे तो 10 साल के बाद एक पर्सन बोलेगा अपना मैरिज तो इलीगल है तो जाओ घर पे अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो those illegal marriages if they remain illegal just because शादी का जो प्रोसेस लाइक शादी का जो क्या बोलते हैं फंक्शन था या जो भी आपने सेरेमनी किया या जो भी विधि था वो सब माइनर के टाइम हुआ, हाँ, बाद में भी हो सकता है, राइट? तो इसके लिए रूल क्या है, अगर माइनर मैरिज हुआ एंड आफ्टर मैरिज इफ नन ऑफ द पार्टीज टेक ऑब्जेक्शन फॉर 3 इयर्स आफ्टर दे बिकम मेजर मतलब जब भी 18 साल के दोनों हो जाएंगे उसके बाद 3 साल तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया देन इट इज ट्रीटेड एज अ वैलिड मैरिज। मतलब तभी अनजान थे, शादी हुआ, बाद में वो लाइक एडल्ट बन गए तो देन दे कैन टेक अ डिसीजन कि दे वांट टू बी इन दैट मैरिज और नॉट, but ultimately they will have to consider whether they are whether their marriage will be ultimately or eventually legal marriage or not. So iske liye there is a remedy, but obviously if the person is transferring property to minor daughter, now imagine minor daughter के नाम पे property क्यों transfer हो रहा है? टैक्स बचाना एक पार्ट है वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली अगर माइनर डॉटर के नाम पे आप एसेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो किधर ना किधर दैट डैड इज थिंकिंग और मॉम इज थिंकिंग दैट हर फ्यूचर शुड बी फाइनेंशियली सिक्योर, इजंट इट? यस। या एंड शी इज नाउ बिलोंगिंग टू अ पार्ट ऑफ डिफरेंट फैमिली। देखो माइनर सन के लिए प्रोविजन नहीं है, माइनर डॉटर के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि माइनर सन भी रहेगा, आपके सन का शादी हो गया वो माइनर है एंड आपने उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, that doesn't serve the purpose, प्रॉपर्टी आपके ही घर में रहेगा ना अल्टीमेटली, that will not be the property of other family, हाँ? इसके लिए this provision is applicable that if you are transferring property to minor married daughter then deemed ownership का provision applicable नहीं होगा। ओके सर, यस। एंड और एक चीज, अगर अक्षय एंड आशा के एग्जाम्पल में आशा बोलती देखो भाई शादी एक जगह एंड मतलब पर्सनल रिलेशनशिप एक जगह एंड
ये घर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप दूसरे जगह। इफ यू आर ट्रांसफरिंग मी प्रॉपर्टी आई विल पे एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 60 लाख था, आशा ने 60 लाख अक्षय के नाम पे दे दिया, उसके बाद भी डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, फिर नहीं होगा। फिर वो एक्चुअल सेल जैसा ही है कि मार्केट प्राइस 60 लाख है, हाँ, आशा ने उसको 60 लाख दिया, अक्षय ने आशा के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, तो इट इज एज गुड एज अ ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को भी आप सेम करते हैं, उससे पैसा लेते, यस, एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा वहां पे डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। Then holder of an imperishable estate. Now what is the meaning of holder of imperishable estate? I'll tell you. Now आपका हर एक का या आपके रिलेटिव्स का या आपके फ्रेंड का आपने किधर ना किधर सुना या मूवीज में देखा रहेगा, गांव में कॉमन प्रॉपर्टी रहता है बराबर। हाँ है सर, हाँ, हमारा ही है। तो वो इतने लोगों में डिवाइडेड रहता है कि उसको बेच के कुछ मतलब रहता नहीं है, एंड सेकेंडली आप उधर जाके स्टे भी नहीं कर सकते। सो देयर इज सम प्रॉपर्टी विच इज अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। हाँ, उसके ऊपर 40 लोगों का हक है, तो ऑब्वियसली नो वन इज यस, गोइंग टू सेल एंड डू सम एक्शन फॉर दैट प्रॉपर्टी, राइट? सो in such cases when we are carrying out when we are talking about these properties, आप हर एक पर्सन को जाके पूछो ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। हाँ, सबसे मतलब लाइक एवरीवन विल से दिस इज माय प्रॉपर्टी। हाँ, एंड बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना कार्ड दिखाएगा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया। हाँ, तो हर एक जन क्या बोलना स्टार्ट करेगा? ये प्रॉपर्टी मेरा नहीं है अभी। मेरा नहीं है। वो बोलेगा मैं मतलब काम करने के लिए तो मुझे रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा विस्सा देने वाले हैं नहीं, सब मुझे बाहर निकाल देंगे। हाँ, सो एवरीवन विल रेज देयर हैंड एंड दे विल ट्राई टू एस्केप, करेक्ट? बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो शान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे आप मुझसे बच नहीं सकते, एंड यू विल बी लायबल फॉर पेइंग टैक्सेस। एंड हाउ यू विल बी लायबल फॉर पेइंग टैक्सेस? तो जो होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट रहेगा, so the person who is considered to be in charge of that property, that person would be considered as the person who is liable for paying taxes. In short, जो person holder of imperishable estate है उसके हाथ में वो property taxable होगा। अभी होल्डर ऑफ इम्पॉसिबल एस्टेट मतलब क्या? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आपके प्रॉपर्टी का जो ओनर रहता है तो उसको हम लोग होल्डर ऑफ इम्पॉसिबल एस्टेट बोलते हैं। यूजुअली जनरली कैसे होता है आपको पता रहेगा कि जो फैमिली में सबसे बड़ा लड़का रहेगा तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है बराबर, लाइक आफ्टर द डैड passes away. हाँ, So that is considered as your tradition, but not necessarily every religion or every uh, cases में यही यही कस्टम रहता है। एवरी रिलीजन हैज गॉट डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। हाँ, कोई कोई रिलीजन्स में ऐसा होता है कि जो सबसे छोटी लड़की है उसके नाम पे प्रॉपर्टी जाता है, कोई कोई केसेस में जो सबसे छोटा लड़का है उसके नाम पे प्रॉपर्टी जाता है। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन योर कास्ट एंड योर क्या बोलते हैं योर कस्टम्स, या फिर आप जिस गांव में स्टे करते हो उस गांव का ओवरऑल रूल्स रेगुलेशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट कंसिडर करेंगे, एंड दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो भले ही वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट उसमें से एक आदमी को पकड़ लेगा और उसको बोलेगा ये तेरा ही प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर कुछ इनकम जनरेट हुआ तो तुम्हें उसके ऊपर टैक्स पे करना। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, next is property held by member of a company, society or any other association. Okay, देखो, SSC is a member of a company, cooperative society or other association of persons, and he has been allotted or leased a building on account of such membership. Though he is not the legal owner of the property, still he will be liable to pay taxes. इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहते हो बराबर, हाँ, हाँ, तो सोसाइटी बिल्डिंग जो है पूरा आपका बिल्डिंग, उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? हर एक फ्लैट
ओनर ओनर ही रहेगा बिल्डिंग का सर। हाँ वो बराबर है, लेकिन बिल्डिंग का ओनरशिप किसके पास रहेगा? किसी एक पर्सन के पास रहेगा। हाँ सर, जिससे से बिल्डिंग बनाया। ओके, लेकिन बिल्डर तो बाद में ट्रांसफर करता है ना प्रॉपर्टी। पता है, हाँ, सबको देता है वो वो। कोऑपरेटिव फ्लैट जो सोसाइटी को खरीदते हैं वो। ट्रांसफर कर देता है या फिर किसी को सेल कर देता है बिल्कुल। सपोज आप एक सोसाइटी में स्टे कर रहे हो, तो सपोज सोसाइटी का नाम है वरद कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वरद कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप स्टे कर रहे हो, तो बिल्डिंग जो है उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास रहेगा। हाँ, मतलब जो सोसाइटी आप फॉर्मुलेट करते हो, विच इज नॉट अ यू क्या बोलते हैं उसको, विच इज अ फिक्टिशियस एंटिटी एक्चुअली स्पीकिंग, जिसमें एक सेक्रेटरी रहेगा, चेयरमैन रहेगा, कमिटी मेंबर्स रहेंगे, वो मिलके कमिटी फॉर्म होता है। वो कमिटी वो पूरा सोसाइटी का जो भी एक्टिविटीज है वो देखते हैं। करेक्ट? हाँ, तो व्हाट पीपल डू इज लाइक रोहन या यश, किसने बताया कि यू आर द ओनर ऑफ एवरी पर्सन इज ओनर ऑफ हिज और हर फ्लैट। मैंने बताया सर। हाँ, यश ना? हाँ हाँ, यस, हाँ। सो दैट इज राइट बिकॉज एवरी पर्सन, हाँ, तो सपोज आपका फ्लैट नंबर 10 है, तो दैट मीन्स यू आर द ओनर ऑफ फ्लैट 10। हाँ, एंड इफ यू लेट आउट दैट फ्लैट, you cannot say I am not the owner of building, because what people used to do, people used to say building का owner कौन है? सोसाइटी। मैं ओनर नहीं हूं, तो टैक्स कलेक्ट करना है तो सोसाइटी के पास जाओ। हाँ, विच इज नॉट एट ऑल अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज मैं लेट आउट कर रहा हूँ, मैं इनकम कमा रहा हूँ, एंड सोसाइटी क्यों टैक्स भरे उसके ऊपर? तो इसके लिए उन्होंने पॉइंट बताया कि इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी और इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एंड आई हैव बीन अलॉटेड अ फ्लैट, I am considered as owner of, deemed owner of that particular building. All right. Then a person who has acquired the property as per Transfer of Properties Act. Let us take an example. Dhruvin and Atharva knows each other. Suppose they know each other, but suppose they decide to carry out a transaction. Suppose Atharva को property sell करके he has to purchase a new flat. So he is selling that property and Dhruvin is purchasing that property. हाँ, अभी अथर्व एंड ध्रुवीन क्या बोलते हैं, चलो हम लोग फ्रेंड्स है, बहुत सालों से पहचानते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। मैं तुम्हें पोजीशन, अथर्व बोलता है मैं पोजीशन दे देता हूँ, ध्रुवीन बोलता है मैं पैसा पे कर देता हूँ। ओनली थिंग इज दे डू नॉट रजिस्टर द एग्रीमेंट। पता चला मतलब क्या हुआ? अथर्व ओनर था, उसने फ्लैट ध्रुवीन के हाथ में दे दिया कीज, ध्रुवीन ने अथर्व को पैसा दे दिया, उन्होंने एक राइटिंग में एग्रीमेंट भी बनाया, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बनाया, एग्रीमेंट बनाया, सिर्फ वो रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर क्यों नहीं किया? बिकॉज रजिस्टर करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा 7% का, एंड अगर सपोज प्रॉपर्टी का प्राइस 60 लाख है तो 60 लाख का 7% मतलब लगभग 3-4 लाख रुपए का आपका स्टैम्प ड्यूटी रहेगा। राइट? तो वो बचाने के लिए वो क्या करता है कि ध्रुवीन ट्रस्ट अथर्व, तो व्हाट बोथ ऑफ देम म्यूचुअली डिसाइड कि लेट अस नॉट रजिस्टर द एग्रीमेंट। हाँ, तो इससे आपने एक तो बचा लिया आपका स्टैम्प ड्यूटी, दूसरा अथर्व उसको कैपिटल गेन में भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज अभी तक प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? एज पर रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ओनर कौन है प्रॉपर्टी का? मैं ही हूँ। अथर्व ही है। तो वॉट एवर इनकम ही जनरेट्स फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, or you can say as per records he is the owner of the property, so there is no question of paying capital gains, right? So अथर्व ये सबसे बच गया। अभी इसके लिए डिपार्टमेंट को तो डबल नुकसान हुआ, एक तो कैपिटल गेन्स चला गया, प्लस जो लोकल गवर्नमेंट रहेगा उनका स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट चला गया। अभी दोनों को, इनकम टैक्स को तो बराबर से आता है, एक तीर दो निशान। तो सॉरी, इनकम टैक्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में ये प्रोविजन उन्होंने डील किया है, उनको पता है कि आप ऐसे सब टैक्सेस अवॉइड करोगे। तो उन्होंने रूल क्या रखा, अगर कोई पर्सन ने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया जिसका रजिस्टर, जिसका एग्रीमेंट है, जिसका पोजीशन आपने ले लिया एंड जिसके लिए कंसिडरेशन आपने पे कर दिया है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज डेट ऑफ सेल।
तो इस केस में भले ही पेपर पे ओनर कौन है, अथर्व, हाँ, लेकिन डीम्ड ओनर कौन बनेगा, ध्रुविन बनेगा, बिकॉज ध्रुविन ने पैसा दिया है प्रॉपर्टी के लिए, पोजीशन लिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट में जो डेट पकड़ेंगे उस डेट के हिसाब से हम लोग, वो डेट के बाद ध्रुविन ओनर रहेगा फ्लैट का, एंड वो डेट के पहले तक अथर्व ओनर रहेगा, एंड जिस दिन वो प्रॉपर्टी बेच दिया उस दिन अथर्व को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्सेस भी भरना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लेसी ऑफ अ बिल्डिंग। तो कभी कभी ये वाला पॉइंट समझा ना, लास्ट वाला, हाँ सर। देन लेसी ऑफ अ बिल्डिंग, sometimes there is a lease agreement। आपको पता रहेगा लीज एग्रीमेंट यूजुअली बहुत लंबे पीरियड के लिए लोग एग्रीमेंट एंटर करते हैं। उससे क्या होता है, अगर लंबा चौड़ा एग्रीमेंट है तो बार बार लगातार एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो डिपार्टमेंट सेज दैट इफ यू आर हैविंग एन एग्रीमेंट of more than 12 years, then what we will consider is we will consider that the transferee or lessee will be considered as the deemed owner of the property। तो उसके लिए थोड़ा कंडीशंस है। कंडीशन क्या है देखो, लीज पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 12 years इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पीरियड। Above provision does not include any right by way of lease from month to month or period not exceeding 1 year। आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो बनता है या फिर जो प्रॉपर्टीज का एग्रीमेंट हम लोग जनरली करते हैं तो उसमें 11 महीने का एग्रीमेंट रहता है, बराबर। तो 11 एग्रीमेंट करते हैं, उसको रिन्यू करते जाते हैं। तो वैसे प्रोविजन क्यों रहता है 11 महीने का एग्रीमेंट एंड रिन्यूअल, इज बिकॉज the owner should not, means the ownership of the property should not be transferred। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पीरियड के लिए एग्रीमेंट बनाते जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कंसिडर दैट दिस इज एग्रीमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो शॉर्ट एग्रीमेंट्स है वो हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 12 साल से ज्यादा पीरियड रहेगा तो ही हम लोग उसको यहाँ पे कंसिडर करने वाले। Okay, next is properties not used for business or profession carried on by the assessee। That is the third and most important condition, that जब भी हम लोग property let out करेंगे तो I cannot show that I am letting out property to my business। So for example, Mr. A is having his residential flat and दूसरा flat वो खुद के business के लिए use कर रहा है, तो he cannot show that I am letting out flat to myself। अभी ऐसा करने का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था शायद स्टार्टिंग के चैप्टर में। सपोज मिस्टर ए का घर है, तो मिस्टर ए क्या दिखाएगा, he will show that rent paid as business expense ₹3 lakhs, एंड इनकम टैक्स ऑब्जेक्शन लेगा, फिर 3 लाख तुम एक्सपेंस कैसे दिखा सकते हो, तुम खुद को ही रेंट पे कर रहे हो। बोलते मैं इनकम दिखा रहा हूँ ना, फिर वो इनकम दिखाता है हाउस प्रॉपर्टी में, रेंट रिसीव 3 लाख, राइट। अभी आपको क्या लगता है वो इतना प्यार से कर रहा है, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। क्या करता रहेगा सोचो। बिजनेस एक्सपेंस मैंने 3 लाख का दिखाया, लेकिन मैंने और एक पॉइंट बोला था हाउस प्रॉपर्टी में, फॉर हाउस प्रॉपर्टी यू गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, यू रिमेम्बर 30% का आपको डिडक्शन मिलता है। जीएबी क्या है हम लोग आज देख लेते हैं, लेकिन अभी याद रखो कि जितना आपका रेंट है, या एक्सपेक्टेड रेंट है, उसमें से जो हायर अमाउंट है उसको जीएबी कंसिडर करें। तो जितना 30% ऑफ एनएवी, जितना एनएवी है उसका 30% हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे।
तो यू इमेजिन कि 3 लाख का 30% विल कम 90,000, तो आप इनकम फ्रॉम एचपी कितना दिखाओगे? 2,10,000। हाँ, एंड इनकम सॉरी बिजनेस में एक्सपेंस कितना बताओगे? 3 लाख। 3 लाख। सीधा सीधा चीटिंग कर दिया। हाँ, तो डिपार्टमेंट नोज अबाउट दिस कि लोग ऐसे चीटिंग करेंगे, इसके लिए डिपार्टमेंट ने बोला द पर्सन कैनॉट यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस एंड इफ यू आर यूजिंग इट देन इट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, okay, next is okay, letting out property to employees. If an assessee let out the property to his employees where such letting out supports smooth flow of business, then such letting out shall be considered as income from business and therefore it should be taxable as income from business and profession. हाँ? तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है एम्प्लॉयज को रहने के लिए ऑफिस के बाजू में ही जगह दे देते। हाँ? अभी एम्प्लॉयर को ज्यादा खुशी नहीं हो रहा है वहां पे आपको रख के, लेकिन एम्प्लॉयर आपको क्यों वहां पे स्टे करने को दे रहा है? बिकॉज आप टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, टाइम पे मतलब लेट भी आप रुक पाओ, एंड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू कैन बी कॉल्ड अपॉन। तो ये सब रीजन के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको नजदीक के एरिया में जगह ऑफर करता है। अभी अगर नजदीक एरिया में आपको जगह ऑफर कर दिया तो इससे एम्प्लॉयर को ज्यादा फायदा हुआ, इसके लिए हम लोग उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल करेंगे। ऑलराइट, then letting out to government agencies. When an assessee let out his property to government agency for locating branch of a nationalized bank, police station, post office, excise office, or railway staff quarters for the purpose of running the business of the assessee more efficiently, such letting out shall be deemed to be incidental to business, and again that should be taxable for business and profession. Then letting out ancillary units, where an assessee let out the ancillary units which manufactured component required by the assessee. Income from such letting out shall be taxable under income from business and profession. Alright, तो ये सब income business and profession में जाएगा because of the nature of the transaction. बाकी जो भी income रहेगा वो आपका सब किधर जाएगा? House property में taxable. Okay. Now we'll talk about special cases. Does it make any difference if the property is located abroad? It does not make any difference. Only thing is, if the property is located abroad, then it is taxable only for resident and ordinary resident. You know the reason why? Because when the property is located outside India, then the rental income should be taxable only for ROR and not for the other people, and therefore you have to consider that when income will be liable for taxes. So वहां पे आपको क्या consider करना पड़ेगा? Then you will have to consider that the income is liable for taxes when the property is situated abroad, but the property is letted out by a resident and ordinary resident person, right? Then disputed ownership. अभी कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड. So merely due to dispute regarding the title of the property, assessment cannot be postponed. हाँ, डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट, केस का रिजल्ट कभी आएगा तब तक मैं वेट करता हूँ. डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक करेगा कि किसके पास पोजीशन है और who is in receipt of income, and that person would be liable for taxes. Okay. Next point is composite rent.
this point has to be understood in a very a technical manner, because there are different instances for different transactions. Now you might have heard about people who just go and stay in a vacant flat. Vacant flat में आपको stay करना है तो आपको पूरा furniture वगैरह के साथ उधर जाना पड़ेगा, right? तो is it possible all the time कि आप जब भी जगह छोड़ के नए जगह पे जाओगे तो vacant flat आप ढूंढोगे and फिर vacant flat में पूरा सामान वगैरह सब आप हमेशा अरेंज करते रहोगे? It becomes difficult, right? So in certain cases what happens is you purchase sorry, not purchase, you get the property on rental basis which is a furnished flat. तो अगर furnished flat रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? घर के साथ साथ फर्नीचर भी मिलेगा, एंड अगर घर के साथ साथ फर्नीचर भी है तो उस केस में आपको नॉट ओनली प्रॉपर्टी यू आर रिसीविंग बट यू आर रिसीविंग अदर एसेट्स. तो यहाँ पे जो आपका रेंट रहेगा वो रेगुलर फ्लैट से ज्यादा रहेगा, बराबर? सिर्फ खाली वाला फ्लैट दिया तो आपको 15,000 रेंट चार्ज किया, एंड अगर फर्नीचर के साथ दिया तो नेचुरली वो क्या करेगा? आपको रेंट ज्यादा लगाएगा, ज्यादा करेगा. करेक्ट? तो अगर आपको 20,000 का रेंट चार्ज किया along with the furniture, तो what you will say that whatever is the extra rent which I am paying, that is towards the other assets. अभी आपको देखना है कि whether assets are separable. मतलब देखो दो चीज रहता है. कभी कभी ओनर क्या बोलता है, देखो भाई ये घर है, घर के साथ साथ ये फर्नीचर मिलेगा, 20,000 का रेंट है, पे करना है तो पे करो. अभी टेनेंट बोलेगा नहीं मुझे ये फर्नीचर वगैरह नहीं चाहिए, तो वो बोलते हैं फिर दूसरा फ्लैट ढूंढो. मतलब ये लेट आउट इनसेपरेबल है. इनसेपरेबल मतलब आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑप्शन दैट यू कैन चूज कि मुझे क्या चाहिए, कि आई वांट ओनली फ्लैट और आई वांट फ्लैट प्लस फर्नीचर. देयर इज नो ऑप्शन गिवन टू. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको दोनों एक साथ लेना है, नहीं तो कुछ भी नहीं है. In this cases when let out is non-separable, then some received as rent for the properties as business income and other sources if the composite rent is separable. तो जैसे लेट आउट ऑफ होटल रूम्स रहता है या ऑडिटोरियम्स रहता है, वो बिजनेस में जाता है. क्यों? बिकॉज आप होटल में जाके ये नहीं पूछते कि रूम में बेड रहेगा कि नहीं या फिर फैन रहेगा कि नहीं. इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे फैन रहेगा, गीजर रहेगा. इफ यू गो फॉर लग्जूरियस रूम तो वहां पे फ्रिज भी अंदर रहेगा, एसी रहेगा. तो when you are enjoying the room facility with the other assets, then in case of hotel it is not separable. इसके लिए होटल से जो रेंट मिलेगा उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे, दैट विल गो अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट इफ यू आर लेटिंग आउट एंड यू आर गिविंग ऑप्शन, लाइक कोई ओनर रहते हैं जिनके पास 5-6 जगह है एंड उनके पास एक्स्ट्रा एसेट्स पड़ा है, तो वो बोलते जिसको चाहिए वो ले लो. मतलब आपको बोलता है वो सामने, देखो 15,000 का रेंट है, आपको अगर कबर्ड फर्नीचर बेड वगैरह सब चाहिए रहेगा तो 20,000 रेंट होगा. तो यहाँ पे लेट आउट क्या हुआ? सेपरेबल. तो जहां पे लेट आउट सेपरेबल है तो आपको क्या करना है? रेंट फॉर द एसेट्स शुड गो अंडर other sources and rent for the property should be taxable under house property. Are you getting this? Yes sir. Yes. Same goes with let out of property with other services. कोई टाइम क्या होता है, एम्प्लॉयर आप सॉरी जो ओनर रहता है वो आपको बाकी फैसिलिटी भी देता है. मतलब वो बोलता है कि मैं गार्डनर, कुक, वॉचमैन वगैरह सब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, हर एक के लिए इतना इतना चार्ज लगेगा. तो आपको क्या मिला? एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिला रूम के साथ. तो जो सर्विसेज के लिए रेंट है वो जाएगा अदर सोर्सेस में, रूम का रेंट है वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी. Okay sir. Right. Next is co-ownership. अभी जहां पे co-ownership रहेगा तो co-ownership में क्या होगा? co-ownership माने two people are holding the property together. मतलब दो लोग jointly मिलके एक प्रॉपर्टी
होल्ड करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, पूरे प्रॉपर्टी को एक ही प्रॉपर्टी कंसिडर करना है, एंड देन वॉट एवर इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट कुड बी डिवाइडेड अमंग्स द ओनर्स. सो लेट अस से send sorry फॉर एग्जाम्पल 3 ओनर्स है ए बी एंड सी. तो ए बी सी 3 ओनर्स रहेंगे, तो उसमें से आपको बाइफिकेट करना है, प्रॉपर्टी को एक ट्रीट करना है, प्रॉपर्टी का इनकम निकालना है. लेट अस से प्रॉपर्टी का इनकम है 3 लाख. तो ये 3 लाख हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा. तो तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन द ओनरशिप परसेंटाइल, कि आपका ओनरशिप हर एक का कितना कितना है. सो लेट अस से अगर आपका ओनरशिप 5:3:2 प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम को डिवाइड करेंगे 5:3:2 रेशो. एंड अगर देर इज नो बाइफिकेशन एज सच, लाइक अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों का शेयर इक्वल है, तो वो केस में क्या होगा, हम लोग तीनों को इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर देंगे. आर यू गेटिंग इट? सो हर एक के लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 1/3 1/3 1/3. ओके. Yeah. Then partners property used by the firm. So business carried on by the firm should be regarded as carried on by all the partners. Thus, annual letting value of the property belonging to the assessee, which is in occupation of the firm in which the assessee is the partner, is not includable in the income of the assessee partner under section 22. तो जहां पे पार्टनर ने प्रॉपर्टी फर्म को दे दिया है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम आएगा वो पार्टनर के हाथ में हम लोग वापस टैक्सेबल नहीं करते, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी हैज बीन possessed by whom, that property has been possessed by the firm and not by the owner. All right. Yes, sir. Then this is important point, property held as stock in trade. आपने देखा रहेगा बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है. क्या सर? आपने देखा रहेगा बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है विच इज वेकेंट प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन रहता है, उसमें से 30-40 फ्लैट ऑक्यूपाइड रहेंगे, बाकी खाली रहते हैं फ्लैट. हाँ. अभी इमेजिन करो, ये हर एक फ्लैट को देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपके पास 2 के ऊपर कितना भी घर है उसको हम लोग डीम लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे. डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब it will be assumed that this property is let out, and even if you are not earning any income, it will be assumed ये प्रॉपर्टी पे मुझे कितना रेंट मिलता, उतना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इमेजिन करो, अगर एक बिल्डर है, उसके पास 900 फ्लैट का एक बिल्डिंग है, उसमें से सिर्फ 70 फ्लैट्स उसने सेल कर दिया, तो जो बैलेंस 30 फ्लैट, उसमें से एक्सेप्ट 2 फ्लैट, अगर बाकी पूरे 28 फ्लैट्स डीम लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट किया, तो वो तो पर्सन मर जाएगा. हाँ, सबका उसको सबके भरना ऊपर पड़ेगा उसको टैक्स. इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है, where the house property is held as stock in trade, then and not let out during the previous year, then annual value of such property is computed as under for 2 years, up to 2 years from end of financial year in which the certificate of completion of construction is obtained, it will be nil. तो लकीली जब भी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, 2 साल तक हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, 0 ट्रीट करेंगे, एंड 2 साल के बाद हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, टैक्सेबल कंसिडर करेंगे. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. Then after the completion of aforesaid period, annual value of such property shall be computed as per other provisions. तो 2 साल होने के बाद जैसे रेगुलर हम लोग ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी को कंसिडर करना पड़ेगा.
Then doctrine of mutuality. Section 22 levies tax on annual value of the house property and not on the actual income of the property. In case of club which provides recreational facility exclusively to its members and their guests and not to non-members. It is considered as non-profit seeking person and run on non-profit or loss basis. Such club is running on the principles of mutuality and its members are not entitled to any share of profit. In the case of such mutual concern, not only the surplus of the organization, but also the annual value of the club shall also be exempted from the tax liability. हाँ, तो ये केसेस में जो उनको सरप्लस मिलेगा वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, because they hardly get surplus, like members contribute करेंगे and वही वो खर्चा उसमें से ही हो जाएगा and फिर कुछ बचा कुछ अमाउंट रहेगा तो वो अमाउंट तो बहुत निग्लिजिबल होता है. इसके लिए डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया कि that amount will also be not liable for taxes. And secondly, the GAV of the property, that is जो क्लब है उसका एनुअल वैल्यू जो रहेगा वो भी हम लोग टैक्सेबल कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे. Alright, because there is a concept of doctrine of mutuality. Doctrine of mutuality means they will consider कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप ये सब एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहे हो तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे सिंस इट इज विथ रेफरेंस टू अ म्यूचुअल बेनिफिट. Therefore, we will consider whatever benefit which you are getting that would be considered as non-liable for taxes. But अगर commercial level पे आप activity कर रहे हो तो वो cases में that would become taxable for the other person as well. Alright. सर मुझे एक सवाल पूछना है. बोलो. मतलब वो पिछला आपने बताया था ना डीम डोनर का, तो उसके रिलेटेड है एक. अगर माँ का इनकम अगर 10 लाख है और उसका बेटा है उसका इनकम 5 लाख है और घर माँ के नाम पे है और उसके बाद बेटे की शादी हो गई, तो एज अ मैरिज गिफ्ट अगर माँ ने बेटे को दे दिया तो फिर वो माँ डीम डोनर हो जाएगी क्या? अगर बेटा पैसा नहीं दे रहा है, बस वो घर पे नाम हो गया अभी बेटे का. Assuming बच्चा is a major child, unless you have any hidden interest into that. No, major. So if it is general question, then I will answer. Yeah, it's general. Otherwise, your parents will approach me what you are teaching in the classroom. Yeah, this is a good way of planning taxes that parents can transfer the property to their major children. But practically, people don't do it because agar property is transferred to a child, then there is risk, right? हाँ. हाँ, तो वो रिस्क उठाने के लिए कोई रेडी नहीं रहता है, इसके लिए people don't transfer. But that way you can plan the taxes. Good thought. बट सर If वैसे ही you trust your kids, you can do it. हाँ, बट सर वैसे ही अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम कर दिया तो वो नहीं चलता वो क्या? नहीं सिर्फ चलेगा वो because see अच्छा. it is considered that relationship of partners like husband wife. So when they are exchanging assets between them, nowadays the situation is different, but till date the situation was considered कि at least वो एक दूसरे को नहीं फंसाएं. That was considered. So still you see cases कि जहाँ पे husband ने wife को दिया या wife ने husband को दिया तो वो भाग जाते हैं, वो भी अलग बात है. तो दोनों केसेस में रहता है. It depends on ultimately who you are engaged or tied up with. So only with reference to partners you can trust and then you can transfer the property, because ultimately after your parents it is your partner with whom you are going to stay till the end of your life. That is what is expected. हाँ. So that's why the partner will not do manipulation, and therefore you can transfer the property to a partner and then you try to avoid taxes, and income tax want to cut that option. इसके लिए income tax का point. हाँ, अच्छा. ओके. तो आप मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं. सेम पॉइंट क्लबिंग में भी आएगा. देयर इज वन मोर चैप्टर कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम. तो वहां पे भी हम लोग सिमिलर केस डिस्कस करेंगे. तो वहां पे भी सेम पॉइंट है. अगर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल होगा, मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल नहीं होगा.
हाँ सर, ओके। राइट। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट है एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टीज एंड यस, उसके आगे हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस पार्ट विल स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड इन द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाड़ी, एंड दिस इज where we are going to start with the computation of income from house property, which is quite simple. तो ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। ऑलराइट, एनी Okay, डाउट इन sir. टुडेज लेक्चर? नो सर, क्लियर है। Clear है? No. Good. So next week we'll keep a test up to salary. हाँ सर, वेडनेसडे को ना? Wednesday, next Wednesday. हाँ। ठीक है, तो कल फिर आपका समीर सर का लेक्चर रहेगा, एंड केतन सर का मैं बताता हूँ आपको, एंड मोस्टली नीता मैम ने आपको बताया रहेगा। आई डोंट नो, शी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट नेक्स्ट लेक्चर? फ्राइडे पे सर, फ्राइडे को सर। हाँ। फ्राइडे से फ्राइडे Sat- सैटरडे संडे मे बी शी विल बी टेकिंग। सो कल तो मोस्टली केतन सर एंड समीर सर का रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे टाइमिंग रहेगा वो। एंड आगे समीर सर अलॉन्ग विथ नीता मैडम और केतन सर, ऐसा चालू रहेगा। हाँ Okay, sir. सर, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा? एमसीक्यू और वो शॉर्ट नोट और वो अकाउंट्स सब में होगा? था वैसा ही, यस। थ्योरी, अच्छा, लेकिन okay. थ्योरी भी रहेगा टैक्स के पेपर में, बिकॉज टैक्स में थ्योरी इज आस्क्ड इन द एग्जाम। सो हम लोग पहले से Okay, प्रैक्टिस okay. करते हैं थ्योरी। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ गुड डे। Yes Okay, sir, sir. bye Bye, sir. sir. Thank you. Bye sir. Bye, बाय sir. बाय बाय बाय।